Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज की हमारी इस वीडियो में हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जिसको हम पॉपुलरली NCF 2005 के नाम से जानते हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो NCF 2005 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। नाउ लेट्स बिगिन। NCF 2005 जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो टीचर्स या स्कूल के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे टीचर्स या स्कूल उन एक्सपीरियंसेस को, उन अनुभवों को सेलेक्ट कर सकें, प्लान कर सकें जिनकी आवश्यकता छात्रों को होती है या जिन अनुभवों को करिकुलम में इंक्लूड कर लेने से छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है। ये जो NCF होते हैं ये मेजर, अगर हम मुख्य रूप से देखें तो 4 इश्यूज को फोकस करते हैं। पहला इशू है हमारा एजुकेशनल पर्पस, दूसरा एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस एंड फोर्थ इज असेसिंग लर्नर्स। अर्थात कौन से एजुकेशनल हमारे उद्देश्य हैं, मतलब कौन से हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हमें बच्चों को प्रोवाइड कराने चाहिए और उन एक्सपीरियंसेस को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और इन सब चीज़ों के आधार पर छात्र का असेसमेंट या मूल्यांकन हम किस तरह से कर सकते हैं। व्हाट इज NCF बेसिकली? NCF को हम करिकुलम या सिलेबस समझने की गलती बिल्कुल ना करें। ये कोई करिकुलम नहीं है या ये कोई सिलेबस नहीं है। ये सिर्फ एक सजेशन है, ये एक आइडिया है जो हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन को लेकर। अब तक अगर हम बात करें तो 4 NCF हमारे आ चुके हैं। फर्स्ट जो NCF हमारा आया था वो 1975 में आया था, सेकंड वाज इन 1988, थर्ड इन 2000 एंड फोर्थ 2005। उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी NCF नहीं आया है, तो वी आर स्टिल फॉलोइंग दिस NCF दैट इज ऑफ 2005। जितने भी NCF 2005 से पहले बनाए गए थे वो सभी बिहेवियरल साइकोलॉजी पर आधारित थे, बट NCF 2005 इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मीन्स ये रचनात्मकता जो है बच्चे की उसके ऊपर आधारित है। यहाँ पर ये माना जाता है कि बच्चे के बिहेवियर में जो हम चेंजेस चाहते हैं उसको हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के द्वारा लाएं, रिटन पद्धति से अलग जाकर बच्चे को खुद करके सीखने का मौका दिया जाए। NCF 2005 जो है वो सभी पॉलिसीज जो पहले बन चुकी हैं जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड इट्स अमेंडमेंट इन 1992 और फोकस ग्रुप डिस्कशन में जो भी हमारे आउटकम्स निकले थे उन सभी पर आधारित है। और अगर मैं विशेष रूप से कहूँ तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो 1993 में प्रोफेसर यशपाल कमेटी के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि छात्रों का जो बैग है वो उनके खुद के वजन से ज़्यादा है तो उस बोझ को कम कर देना चाहिए और जो छात्रों की पढ़ाई है वो बोझ से मुक्त होनी चाहिए। मीन्स लर्निंग विदाउट बर्डन, छात्रों को अधिगम करते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर या बर्डन फील नहीं होना चाहिए। तो मूलतः जो इसका आधार है वो लर्निंग विदाउट बर्डन है और उसके अलावा जो हमारी NPE 1986, 1992 और फोकस ग्रुप का जो डिस्कशन था उसके ऊपर आधारित है। नाउ NCF 2005 जो है उसको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और 17 स्टेट्स के सिलेबस जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए NCF 2005 के आने से। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेंगे। एंड NCF 2005 जो है वो एक कोटेशन के द्वारा ओपन होता है, जो कोटेशन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित एक एस्से में जिसका नाम है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, इसमें से ली गई है, दैट इज क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ये कहना चाहते हैं कि जो छात्रों का अधिगम है या जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा वो इस तरह का होना चाहिए कि वो छात्रों के अंदर क्रिएटिव स्पिरिट को उत्पन्न कर सके और जो पूरी प्रक्रिया है वो एक जॉयफुल प्रक्रिया हो। मीन्स जिसमें छात्र आनंदित हों, ऐसे कार्य होने चाहिए और उनको खुद करके सीखने का मौका मिलना चाहिए, जिससे जो उनकी सृजनात्मकता है, उनके अंदर जो क्रिएटिव स्पिरिट है वो हमें बाहर
दिखाई दे सके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई वी नीड एनसीएफ। एनसीएफ जो है वो वास्तविकता में एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व करने का एक माध्यम है, जिससे जो अनेकता में एकता का सिद्धांत है हमारा वो पूरी तरह से परिलक्षित हो सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है वो विभिन्नताओं से समृद्ध है। उसमें भौगोलिक विभिन्नता भी है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी हैं और भी बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं। लेकिन उन सब विभिन्नताओं में मूल्यों के आधार पर एक एकता होनी चाहिए और हमारा जो एकेडमिक कंपोनेंट है वो भी एक ही होना चाहिए। एक राष्ट्र एक शिक्षा यहाँ पर माना जाता है। इसीलिए एनसीएफ की ज़रूरत पड़ती है कि हम पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित कर सकें जिससे समस्त राष्ट्र लाभान्वित हो सके। अब एनसीएफ 2005 इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब एनसीएफ 2000 बन चुका था तो फिर हमें एनसीएफ 2005 में क्या चेंजेस मिले या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो उस समय हमारी प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन चल रही थी उसमें जो परेशानियां आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी या जो उसमें कमियां थी उनको दूर करने के लिए उस समय जो हमारे स्कूल्स में परिचलन था वो क्रिएटिव थिंकिंग को डिस्करेज कर रहा था। सिर्फ एक इस चीज़ पर फोकस था कि छात्रों के जो मार्क्स हैं वो हाई होने चाहिए। बच्चों में क्रिएटिविटी है या नहीं है लेकिन एकेडमिक जो आउटपुट है उनका वो अच्छा होना चाहिए। इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस, किसी भी तरह की कोई लचीलापन स्कूल की प्रैक्टिसेस में नहीं था। बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसको निगलेक्ट किया जा रहा था। और साथ ही बच्चे के प्रेजेंट को भी निगलेक्ट किया जा रहा था सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेशन को फोकस करने की वजह से। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, जो सेलेंट फीचर्स हैं इसके। पहली बात जो इसमें कही गई वो है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। जो भी कुछ हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी छात्र उसको ध्यान भी रखेंगे और उसको प्रयोग में भी ला सकेंगे और उसकी सार्थकता को समझ सकेंगे। देन रोड मेमोराइजेशन जो है, हम बच्चे को रटने पर जो बल देते हैं उसको ख़त्म करके एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट टीचर को क्रिएट करना चाहिए जिससे बालक खुद करके सीख सके। क्योंकि जब बालक करके सीखता है तो उसकी जो लर्निंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है एंड लाइफ लॉन्ग होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पूरा जो व्यक्तित्व है बच्चे का उसका संपूर्ण रूप से विकास होता है, वो संपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम की यहाँ पर बात की गई कि छात्रों का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाना चाहिए और इंटरनल जो एग्जामिनेशन हो उनके ऊपर आधारित होना चाहिए, सो दैट लास्ट में अगर बच्चे की तबीयत खराब है या किसी भी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है अच्छी, तो उससे पूरा रिजल्ट प्रभावित ना हो। देन नर्चरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है, तो वो जो प्रजातंत्र है उसकी जो आत्मा है वो बनी रहे। प्राइमरी फोकस की अब हम बात करते हैं तो एनसीएफ जो है हमारा प्राइमरीली फोकस करता है कि लर्निंग जो है वो विदाउट एनी प्रेशर होनी चाहिए। बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये जो लर्निंग है वो जॉयफुल एक्सपीरियंसेस से आनी चाहिए एंड हम लोगों को टेक्स्ट बुक्स और एग्ज़ाम बेस्ड जो हमारा प्रिपरेशन है उससे थोड़ा हटकर और भी एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ले जाना हमारा ओरिएंटेशन नहीं है। अगर बच्चा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करता है लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है तो वो बच्चा अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। इसलिए टेक्स्ट बुक्स पे आधारित जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको दूर हमें करना है और बच्चे को ऐसे एक्सपीरियंसेस देने हैं जिनसे वो अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सके। देन टू कम अप विद द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड छात्र केंद्रित अप्रोच हमें अप्लाई करनी है और यूनिवर्सल एनरोलमेंट और रिटेंशन को हमें मेंटेन करना है। जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो और बच्चे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स एटलीस्ट, तो वो भी हमारा पूरा हो जाए। इसके अलावा ये इस चीज़ पर भी फोकस करता है कि बच्चा जो है वो आत्मनिर्भर बने और इंडिविजुअल डिग्निटी हो उसके अंदर।
उसके अंदर एक सोशल पर्सपेक्टिव भी हो जिससे वो दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार कर सके, नॉन वायलेंस आदि भावनाएं जो हैं, कोऑपरेशन की भावना है, वो सब उसके अंदर विकसित हो सकें। और आत्मनिर्भरता तो ऑब्वियसली छात्र में होनी ही चाहिए। टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड वननेस इन स्टूडेंट्स, इस तरह की जो भावनाएं हैं कि हम एक हैं, हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, तो प्रजातांत्रिक भावनाएं भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ये सब भावनाएं भी विकसित करनी है। साथ में इट इंश्योर्स दैट ऑल द स्कूल्स आर प्रोवाइडेड विद अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। किसी स्कूल में सेक्स, रिलीजन, क्रीड या कास्ट के आधार पर कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए, सभी में समान रूप से यही फ्रेमवर्क फॉलो किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005 की। तो प्रोफेसर यशपाल के चेयरमैनशिप में एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई और साथ में 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स भी बनाए गए जिन्होंने इस एनसीएफ का निर्माण किया है। ये जो नेशनल फोकस ग्रुप्स थे ये एम्स ऑफ एजुकेशन पर कंसंट्रेटेड थे, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को लेकर इन्होंने डिस्कशंस किए थे। एंड देन फाइनली कैब ने 7 सितंबर 2005 में इस ड्राफ्ट को एक्सेप्टेंस दी। अब बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ एनसीएफ 2005 की। तो इसको 5 कंटेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पर्सपेक्टिव्स, दूसरा लर्निंग एंड नॉलेज, तीसरा करिकुलर एरिया, चौथा है हमारा स्कूल एंड क्लासरूम एंड लास्ट वन इज सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव्स को। तो पर्सपेक्टिव क्या था इसका? स्ट्रेंथनिंग नेशनल एजुकेशन सिस्टम। हमें स्ट्रेंथन करना था एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम को, पूरे राष्ट्र में एक ही तरह की हमारी प्रणाली हो, इसको हमें स्ट्रेंथ देनी थी। देन रिड्यूसिंग करिकुलम लोड, जो इसका फोकस था वो ये था कि करिकुलम का जो लोड है बच्चों के ऊपर उसको रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। करिकुलम एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम होना चाहिए। एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करा सकें। नाउ नेक्स्ट जो हमारी बात थी वो है लर्निंग एंड नॉलेज। लर्निंग एंड नॉलेज में इन्होंने कहा कि जो हमारा फोकस होना चाहिए वो चाइल्ड को एक्टिव लर्नर बनाना होना चाहिए। हमें बच्चे को स्पून फीडिंग नहीं करानी है, रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना है। ऑन कॉन्ट्ररी हमें एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट करना है कि बच्चा वहाँ पर सक्रिय रूप से पढ़ सके, क्योंकि जब छात्र सक्रिय होता है तो उसकी लर्निंग जो होती है वो बेटर होती है। दे मस्ट बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिलेट व्हाट दे आर लर्निंग इन क्लासरूम टू रियल लाइफ। जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकें और छात्रों को ये एनकरेजमेंट हमारी तरफ से दिया जाना चाहिए कि वो प्रश्न पूछ सकें, क्योंकि जब वो प्रश्न पूछते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन भी काम करता है, उनकी थिंकिंग स्किल्स भी शार्पन होती हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है। देन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, हमें क्लास के अंदर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट रखना है। बच्चा किसी भी तरह का हो, हमें सबको साथ लेकर चलना है, भले ही बच्चा हैंडीकैप हो या मेंटली रिटार्डेड हो या हम कह सकते हैं स्लो लर्नर हो, उन सभी को हमें साथ लेकर चलना है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी हमें क्लास में यूज़ करनी है, जैसे बच्चों की आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप ही हम शिक्षण व्यवस्थाएं करें। टीचर का रोल जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह है, जो सिर्फ ऐसी सिचुएशन बच्चों को प्रोवाइड करे जिसमें छात्र अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। खुद करके सीखने की सुविधाएं बेसिकली टीचर को प्रोवाइड करनी है। जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर टीचर उपलब्ध रहेगा, लेकिन सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह वहाँ पर वो सिचुएशंस को प्रोवाइड करेगा, जनरेट करेगा। नाउ नेक्स्ट करिकुलर एरिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई, क्योंकि हमें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि हमारा जो डाइवर्सिटी है वो भाषा के आधार पर भी बहुत है, तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होनी चाहिए। दूसरा, टीचिंग ऑफ मैथ्स को इसलिए फोकस किया गया क्योंकि बच्चे जो हैं उससे उनके अंदर थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, रीजनिंग पावर डेवलप होती है, एब्स्ट्रैक्शंस को विजुअलाइज करने की पावर भी आती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी उनका इम्प्रूव होता है। अब बात करते हैं टीचिंग ऑफ साइंस की। तो टीचिंग ऑफ साइंस जो है वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को नर्चर करती है, छात्रों में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी को भी डेवलप करती है।
नेक्स्ट जो इन्होंने कहा टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, उसको डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स के लिए कंसिडर किया गया और आपस में इंटीग्रेशन हो जाए और सब्जेक्ट्स के साथ, इसलिए भी उसको इम्पॉर्टेंट कहा गया। आर्ट्स एंड हेरिटेज क्राफ्ट की बात भी की, देन साथ में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को भी इम्पॉर्टेंट पार्ट माना है करिकुलम का, क्योंकि स्वस्थ जो छात्र होगा वो अच्छे से पढ़ पाएगा। और आर्ट एंड हेरिटेज ऑब्वियसली हमारे देश की संस्कृति है या हमारे देश की जो कला है वो छात्र को मालूम होनी चाहिए, इसलिए इनको इम्पॉर्टेंट या क्रिटिकल कंपोनेंट माना गया है स्कूल करिकुलम का। एजुकेशन फॉर पीस को इस एनसीएफ में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम बच्चे को जो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं उसमें उनके अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रहने की एजुकेशन भी देना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम जो एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट कर रहे हैं वो उसको वायलेंट होना सिखाती है, लेकिन जो पीस एजुकेशन है वो छात्र को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिनेरियो में भी शांत रहना और उन समस्याओं को आसानी से सुलझाकर बाहर निकल आना, इस तरह की कला भी बच्चे के अंदर विकसित करती है। नाउ कमिंग टू असेसमेंट। असेसमेंट की बात करते हुए एनसीएफ में ये कहा गया है कि असेसमेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस का, जिससे टीचर और लर्नर दोनों को ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि टीचर ये देखता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, छात्रों को समझ में आया या नहीं आया, और लर्नर्स को भी ये फीडबैक मिल जाता है कि उन्होंने कितने अच्छे से बात को समझ लिया है। साथ में जो असेसमेंट का पर्पस है वो क्वालिटी एनहांसमेंट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग की, ना कि एक दूसरे में कंपटीशन को जनरेट करना। एंड जो असेसमेंट है वो कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का और स्कूल बेस्ड होना चाहिए। मीन्स स्कूल लेवल पे जो बच्चा पूरे साल परफॉर्म कर रहा है उसको भी एक प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए। अब बात करते हैं स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट की। तो स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट को लेकर एनसीएफ में कहा गया है कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए। स्कूल जो है हमारा वो कलरफुल हो, पीसफुल हो, साथ में वहाँ पर एक अच्छा खासा ओपन स्पेस होना चाहिए जिसमें प्लांट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, टॉयज़ आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट टीचर रेशो की जो बात कही है उसमें कहा गया है कि 1:30 जो है वो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। साथ में कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं उनका पार्टिसिपेशन भी स्कूल में होना चाहिए। और जो टेक्स्ट बुक्स हम यूज़ करें बच्चों के लिए वो बहुत ही केयरफुली लिखी हुई होनी चाहिए, साथ में एडिटेड भी हो और अच्छे ढंग से उनको प्रस्तुत किया गया हो, वो भी कलरफुल हो और बच्चे को अट्रैक्ट करने वाली हो। और बच्चों के लिए इंटरैक्टिव स्पेस प्रोवाइड कराएं, जहाँ पर बच्चे को कुछ करके सीखने का मौका मिले, उनको सिर्फ लिखे हुए को पढ़ना नहीं है, अपनी तरफ से भी वो कुछ उसमें क्रिएट कर सके, ऐसे स्पेस भी होने चाहिए उन टेक्स्ट बुक्स को हम सेलेक्ट करें। नाउ कमिंग टू सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। जब हम सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ कही गई कॉमन स्कूल सिस्टम। सभी के लिए एक कॉमन स्कूल होना चाहिए, कोई अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह की व्यवस्था सामान्य स्कूलों में होनी चाहिए। टीचिंग जो है उसको एक प्रोफेशनल एक्टिविटी के रूप में स्वीकार करा जाए, जहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है हमारा वो मेन काम हो। देन टीचर शुड गेट मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, एटलीस्ट इतनी सुविधाएं तो टीचर को मिलनी ही चाहिए जिससे वो एक बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके और वहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए सुविधाएं प्रदान कर सके। टाइम टेबल जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि से अगर हम बात करते हैं 30 to 35 मिनट्स और 40 मिनट्स का जो हम लोगों को टाइम टेबल बनाया जाता है बहुत बाउंड होता है, उसमें हमें एक पूरा करिकुलम जो होता है हमारा, या हम कह सकते हैं सिलेबस जो होता है उसको कंप्लीट करना होता है विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमें कुछ और क्रिएट करने का मौका नहीं देता। तो टीचर को ये सब मौके मिल जाएं, इसके लिए फ्लेक्सिबल टाइम टेबल भी होना चाहिए, और साथ ही इन सर्विस एजुकेशन फॉर टीचर्स शुड बी मैंडेटरी, सो दैट वो समय समय पर अपने अंदर भी जो शिक्षण कौशल है उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो करता रहे। नेक्स्ट एग्जाम्स रिफॉर्म की बात करते हुए कहा गया कि कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किया जाना चाहिए। एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए और गाइडेंस एंड काउंसलिंग को भी स्कूल का एक पार्ट बना देना चाहिए, जिससे बच्चे को जब भी आवश्यकता हो वो अपने फ्यूचर को लेकर या किसी चीज़ को लेकर अगर बच्चा परेशान है तो वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल्स की हेल्प ले सकता है।
आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।